नहीं, जी, जी। नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन। ये खास पेशकश इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल और हिंदुस्तान हॉटलाइन की साझा पहल आयुष्मान भव के तहत की जा रही है, जिसका मकसद आम जन में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखते हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा कई गंभीर बीमारियों का स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। नमस्कार सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ सर और मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जी प्रवीण जी, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। आयुर्वेद को प्राचीन काल से एक समग्र चिकित्सा पद्धति माना जाता है। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि किन-किन बीमारियों में इसमें स्थायी रूप से उपचार संभव है? हाँ, सर ऐसा है आयुर्वेद एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर पे मैनेज करती है और आयुर्वेद को यदि हम सही से समझें, तो ये लगभग सारी बीमारियों पे काम करती है। लेकिन आज का वर्ल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड है, होलिस्टिक अप्रोच रखता है। कुछ बीमारियाँ पे आयुर्वेद का बहुत सटीक इलाज संभव रहता है। तो मैं खासकर उन बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में इन बीमारियों से यदि पीड़ित व्यक्ति कोई भी रोगी है, तो उसको कम से कम आयुर्वेद के बारे में कंसल्ट करना चाहिए, तो ज़रूर उसको लाभ मिलेगा। जैसे एक बीमारी होती है सर माइग्रेन करके, जिसको पित्तज सिरसूल कहा जाता है और माइग्रेन में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है एलोपैथियों में, लेकिन आयुर्वेद में समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम पित्त को शमन करने की चिकित्सा करते हैं और उस बीमारी को हम जड़ से समूल नष्ट कर सकते हैं। ऐसी एक और बीमारी होती है, जिसको हम एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर या अम्ल पित्त या एसिडिटी कहते हैं, उसको भी काफ़ी अच्छे से हम आयुर्वेद से पित्त का शमन करके मैनेज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, स्किन प्रॉब्लम हुआ, महिलाओं की व्हाइट डिस्चार्जेस है, पीसीओडी हुआ, ये कॉमन बीमारियाँ हैं जो आयुर्वेद से काफ़ी हद तक पूरा मूल के सहित इसको अपन ठीक कर सकते हैं। आज के ज़माने में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्या पता क्या कारण हो सकता है कि पॉइज़नस ज़्यादा प्रयोग होता है, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ज़्यादातर लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसके कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, बार-बार छींक होना, सर्दी-जुकाम आना, फैन चलना, सिर दुखना और कॉमन कोल्ड बना रहना। तो ये जो रिकरेंट कॉमन कोल्ड बना रहना और एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं, इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। हम उसको प्रकृति के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हैं, 1-2 महीने की थेरेपी करते हैं, नस्य-कर्म करते हैं और उसका हम सफल इलाज हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन हुआ और प्राइमरी डायबिटीज़ हुआ। प्राइमरी का मतलब जो नए केसेज़ हैं, यंग लोग हैं जिनको अभी-अभी हाइपरटेंशन डायग्नोज़ हुआ है। मेरे पास वैसे बहुत सारे केसेज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं और डायबिटीज़ के रोगी हैं। उनको हम जी, यदि इनिशियल स्टेज में कवर करें तो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। जी। बिल्कुल काफ़ी साधारण और सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। इसीलिए अगला सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यक्ति की प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ पर आधारित होती है। क्या इसका मतलब ये है कि एक ही बीमारी के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग तरीके से उपचार दिया जाता है? अगर हाँ, तो ये पद्धति कितनी प्रभावी साबित होती है? सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यही हमारी पैथी का डिफरेंस है दूसरी पैथी से। क्योंकि आचार्य चरक ने लिखा है पुरुषम पुरुषम वीक्षम। अलग-अलग पुरुषों की अलग-अलग प्रकृति की एक होती है और वो जन्म के समय ही डिसाइड हो जाती है। उसको डिसाइड होने के पश्चात ही हमें उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करना रहता है। यदि हम सीधे एग्ज़ाम्पल में बात करें तो एक दही हर व्यक्ति खाता है। लेकिन दही की प्रकृति चूँकि आयुर्वेद में उष्ण-वीर बताया गया है, तो दही जो पित्त प्रधान वाले रोग हैं, पित्त प्रकृति वाले पुरुष हैं, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, उनको सूटेबल नहीं होगा वो क्योंकि उसको स्किन प्रॉब्लम करेगा, एसिडिक प्रॉब्लम करेगा, दाह करेगा, जलन करेगा। तो दही को हमें पित्त प्रकृति वाले को नहीं देना है। ऐसे उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो पित्त प्रकृति प्रधान है, उसको हमें उसको शीतल द्रव्यों का ट्रीटमेंट करना है, उसमें घृत का संयोजन करना है, शतावरी का संयोजन करना है, दूध का करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग-अलग व्यक्तियों की चिकित्सा अलग-अलग होती ही है, ये तो आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ आयुर्वेद में प्रत्येक द्रव्यों की चिकित्सा अलग-अलग है। एक कॉमन एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा मैं।
दूसरी मेडिसिन जो अपनी एलोपैथ साइंस है उसमें कैल्शियम मीन्स कैल्शियम होता है। सारी बीमारियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस में हुआ, प्रेगनेंसी में हुआ, जहाँ भी देना है कैल्शियम देना है, केमिकल से बना हुआ कैल्शियम देना है। और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन सिंपली इन आयुर्वेदा में कैल्शियम और कैल्शियम कंपोनेंट्स के बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे संग, सीप, सुक्ति, प्रवाल, मुक्ता, कपर्दिका, प्रवाल और ये क्या कहते हैं कुक्कुटन, त्वक, भस्म, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास एक कैल्शियम की। तो हम पुरुष की परीक्षा करके और हमारी युक्ति लगा के कि प्रेगनेंसी में कौन-सा कैल्शियम देना है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन-सा कैल्शियम देना है, तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कैल्शियम है। सेम ऐसे ही हमारे पास पुरुष की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग ट्रीटमेंट है, जो उसकी प्रकृति को सूटेबल करते हैं। जी। अ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आज के की जो जीवन शैली ने नई स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर दी है, जैसे मोटापा, अनिद्रा और डिप्रेशन। क्या आयुर्वेद इनका केवल प्रबंधन करता है या इनके स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकता है? सर, जैसे कि हम जानते हैं, इनिशियल स्टेज में हर एक डिसीज़ को क्योर क्योर किया जाता था। लेकिन प्रेज़ेंट सिनेरियो में हुआ क्या है, अब डिसीज़ को मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट और क्योर बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो जैसे आपने नाम गिनाया, अनिद्रा हुआ, मोटापा हुआ और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हुआ। ये जैसे नाम से ही हमके ज्ञात है लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर। डायबिटीज़ भी उसी का एक पार्ट होता है कि जो लिवर और बहुत सारे फंक्शन के कारण लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर बताया गया है। और आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक ऋतु संधि में मतलब एक ऋतु खत्म होने के बाद दूसरी ऋतु आ रही है। जैसे आज हमें बीच का मौसम है ये, ठंड के बाद गर्मी की शुरुआत हो रही है। इस ऋतु में हमें कौन-सा भोजन करना चाहिए, कम अग्नि होती है, तो कम भोजन करना चाहिए और एकदम से बहुत ज़्यादा गुरु अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ऋतु संधि है। ऋतु संधि में यदि हम भोजन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर होंगे। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देवा स्वप्न मतलब दिन में सोना कई प्रकार की बीमारियों का उत्पत्ति का कारण होता है। जंक फूड हुआ, भोजन के तुरंत बाद जलपान ग्रहण करना अति मात्रा में, ये सारी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर होने का एक मुख्य रूप से कारण होता है। व्यायाम नहीं करना और आज के ज़माने में तो जो पामोलिन ऑयल 42% लगभग सभी ऑयल में मिला रहता है, वो एक बड़ा कारण है लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर होने का या ऑब्स्ट्रक्शन करने का। तो ये सारी चीज़ें जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, इसको हम आयुर्वेद से मैनेज कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे मोटापा के लिए हमें यव आंवले की चूर्ण बहुत कॉमन है, हम देते हैं पेशेंट को, फंत्रिक आदि है, उष्णोदक का पान करना है, गर्म पानी को धीरे-धीरे सिप करके पीना है और ऐसी चीज़ हमें सेवन करना है जो लघु होती है और ईज़ी खा सकते हैं। तो ये सारी जी। चीज़ें हैं। अनिद्रा अनिद्रा एक कॉमन बीमारी है जिसको आयुर्वेद से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं हम। घृतपान कर सकते हैं, पाद अध्ययन कर सकते हैं। इसके माध्यम से और बहुत सारी मेडिसिन है जिसको प्रयोग करके हम मैनेज डेफ़िनिटली कर सकते हैं। जी। हमारा जो अगला सवाल है वो काफ़ी गंभीर सवाल है और अक्सर लोगों द्वारा पूछा भी जाता है और इसको लेके कई सारे भ्रांतियाँ उनके मन में होती हैं, आम जन के मन में। तो सवाल ये है कि अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएँ धीरे असर करती हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? और यदि आयुर्वेदिक दवाओं के कई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो फिर लोग एलोपैथी को प्राथमिकता क्यों देते हैं? सर बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से क्योंकि मैं एक क्वालिफ़ाइड आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और मैं अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ईच ड्रग दोज़ आर हैविंग इफ़ेक्ट हैव डेफिनिटली साइड इफ़ेक्ट। आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये कांसेप्ट बिल्कुल नहीं है। कोई भी दवाई जिसका इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। बस जब जो उसकी इंटेंसिटी है साइड इफ़ेक्ट की, प्रोक्योरमेंट है रॉ मटेरियल का, प्रोसेस है, किस मात्रा में ले रहे हैं, किस डोज़ेज़ फॉर्म में ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसीलिए तो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर एएसयू ड्रग आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको चलाया है कि जब भी हमारी एडीआर इफ़ेक्ट होते हैं और उसको हमको रिपोर्ट करना है। तो एलोपैथ में थोड़े ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, आयुर्वेद में भी है, हम ये नहीं कह सकते, बहुत कम है। यदि हम अपनी खुद की बनाई औषधि प्रयोग करेंगे, अच्छी कंपनियों की दवाई यूज़ करेंगे और युक्ति लगा के लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है।
और रहा बात दूसरा जो आपका प्रश्न था साइड इफ़ेक्ट के बाद कि एलोपैथ में क्यों प्रेफ़रेंस दिया जाता है? ये बात सही है कि एलोपैथ साइंस को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड साइंस रही है अभी तक, है अभी तक और उसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है। इन्फेक्शियस कंडीशन हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, सर्जिकल केस हो, हाइपरटेंशन इमरजेंसी हो, डायबिटिक कोमा हो, तो जो एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस रहती हैं, जो लाइफ सेविंग डिसीज़ेज़ रहती है, वहाँ एलोपैथ को हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए, करते हैं लोग और हमें वो साइंस से उसके कंट्रीब्यूशन को सलाम करना चाहिए, वो उसके लिए ही बना है। जी। अ, इसी के साथ इंटरव्यू के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी मुख्य सवाल है ये पूरे इंटरव्यू का कि आधुनिक मेडिकल साइंस और आयुर्वेद को अक्सर 2 अलग-अलग चिकित्सा प्रणालियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज मेडिकल साइंस धीरे-धीरे आयुर्वेद की विधियों को स्वीकार कर रहा है? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो इस बदलाव को दर्शाता हो? इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है 2000 साल पहले चरक संहिता में स्वस्थ की परिभाषा दी गई है, स्वस्थ आत्मेन्द्रिय मनः प्रश्नयित्वे ध्येयते। सेम डब्ल्यूएचओ ने आज हेल्थ की डेफिनेशन कर दी है, हेल्थ इज़ द कंप्लीट वेल-बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल-बीइंग। मतलब हेल्दी इंडिविजुअल की डेफिनेशन हमारी डायबिटीज़ 140 के अंदर होना, बीपी 120-60 होना, ये हेल्दी इंडिविजुअल की डेफिनेशन नहीं है। जब तक हम फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल अच्छे नहीं रहेंगे, वेल-बीइंग रहेंगे, हेल्दी नहीं कहलाएँगे। तो डब्ल्यूएचओ इसको मान रहा है, कहीं न कहीं होलिस्टिक अप्रोच हो रहा है। जामनगर में डब्ल्यूएचओ सेंटर बना रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साइंस, आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स, एनआईए, जामनगर, बीएचयू ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है टर्शरी लेवल के जो इंटीग्रेटेड अप्रोच रख रहे हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयुष जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, सभी जगह होलिस्टिक अप्रोच बन रही है। एक कैंपस में, एक ही प्रीमिसेस में आज के डॉक्टर बहुत एडवांस हैं, यंग है, इनोवेटिव है, वो आयुर्वेद के डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और नॉलेज शेयरिंग पेशेंट को देते हैं, करते हैं और इसको फाइनली आउटकम हमारा यही रहता है कि जो पेशेंट है वो वेल बीइंग रहे, हेल्दी रहे, इंडिविजुअल रहे। मध्य प्रदेश में या बहुत सारी जगह जो पीएससी सेंटर है, प्राइमरी लेवल के ग्रामीण क्षेत्रों में वो एक ही प्रीमिसेस में एलोपैथ का डॉक्टर रहता है, आयुर्वेद का डॉक्टर रहता है। तो कहीं न कहीं ये वाइडली एक्सेप्टेंस है आयुष का, आयुर्वेद का, जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है और हम लोग भी उसकी तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। जी। अ, प्रवीण जी अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आयुष्मान भव पहल के तहत ये बातचीत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको नई जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसी ही खास सेगमेंट्स के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान हॉटलाइन के साथ और तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।